ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और मेरी ओर से आप सभी माताओं और बहनों को सादर नमन। नेपाल से आप लोग आए हैं, मुझे बताया गया है। कुछ यहाँ के भी हैं, इंडिया के भी हैं, सब नेपाल के ही हैं। अच्छा, तो आप सब योग शिक्षिकाएं के तौर पे और पतंजलि समिति से जुड़ के कार्य सारा कर रहे हैं, जन जन को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति। परम श्रद्धेय आचार्य जी, परम श्रद्धेय गुरुदेव के जो एक सपना है कि प्राकृतिक रूप से जो है हम अपनी जीवन शैली ऐसी बनाएं कि प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योग, जो कि अपनी एक योगिक लाइफस्टाइल, और उसके साथ साथ जो आयुर्वेद अपनी औषधि हैं, मूलतः प्राकृतिक औषधि, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, उससे हम अपने एक लाइफ को एक हेल्दी वे में फिटनेस के साथ अच्छी जीवन जी सकें। तो मुझे लगता है आप सब इसी मिशन से जुड़े हुए हैं, इसी सपने के साथ नेपाल में और अपनी घर पे अपने योग केंद्र में आप कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो है अपना पतंजलि वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, पतंजलि वेलनेस की जो चिकित्सा पद्धति है, उसकी जो लाइफस्टाइल के साथ साथ डाइट थेरेपी है और विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं हैं, उसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद भी उससे स्वास्थ्य लाभ उठा सकें और लोगों को भी उससे जोड़ करके और ज़्यादा आप हेल्दी बना सकें, बीमारियों और रोगों से मुक्त करने की दिशा में अग्रसर बना सकें। तो हम अभी जो किस प्रकार से हम चिकित्सा कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक सूक्ष्म आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इससे शुरुआत करते हैं। अपना जो पतंजलि वेलनेस है, ये पतंजलि योगपीठ के अंदर एक एक कंपनी की तरह है और इसमें हमने हॉस्पिटल खोल रहे हैं। जैसे आप एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाते हैं, नेपाल में भी अलग अलग चिकित्सालय जो हैं, उसी प्रकार से अपना पतंजलि वेलनेस भी अपने आप में एक कई सारी बीमारियों को ठीक करने का एक हॉस्पिटल है, जिसमें हम नेचुरोपैथी, योग, यज्ञ, आयुर्वेदा, डाइट थेरेपी, उपवास थेरेपी, उसके साथ साथ लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की थेरेपीज, छोटी छोटी, जो आप सब थोड़ी बहुत जानते हैं, तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी बीमारियों से भी मुक्त करते हैं या उसके दर्दों में भी आराम देते हैं। वातज, पित्तज, कफज, किसी भी प्रकार के रोग से उसको उभारने में मदद करते हैं और उसको एक जीवन शैली देते हैं जो जिससे वो दिन प्रतिदिन अपनी बीमारियों से उभर के हेल्थ के प्रति अवेयर और कॉन्शियस रह के कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने हीलिंग कर पाए, अपने डिसीज से क्योर कर पाए। इस बारे में हम करते हैं। तो कैसे हम इससे करते हैं उसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, क्या क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा, उसके बारे में हम इसके अलग अलग चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ही आए यहाँ पे, हम स्वस्थ लोग भी आते हैं और अनहेल्दी, जिसको थोड़ी शारीरिक प्रॉब्लम है, थोड़ी से बहुत ज़्यादा, वो भी आते हैं, दोनों प्रकार के। अब स्वस्थ लोग क्यों आते हैं? जैसे आप सब लगभग स्वस्थ हैं, छोटी मोटी दर्द और थोड़ी पाचन की समस्या हो सकती है किसी को, हेयर फॉल, स्किन की, थायराइड के छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, पर लगभग आप लोग सब स्वस्थ हैं क्योंकि आप सब योग करते हैं दिन प्रतिदिन, सवेरे या शाम में अपना 1 से 2 घंटे, कोई कोई 2 से 4 घंटे भी योग आप लोग करते हैं। तो अब हेल्दी लोग क्यों आएंगे? सर्विस के लिए। हमारी बॉडी में
साल भर में एक बार हमारी बॉडी को भी रेस्ट रिलैक्सेशन के साथ साथ सर्विसिंग डिटॉक्सिफिकेशन उसकी आवश्यकता होती है, और समय समय पे भी होती है। तो योग में सर्विसिंग के लिए क्या बताया गया है, आप सब ने षट कर्म के बारे में आप सब जानते हैं, द 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स ऑफ योग। नीति, दौती, बस्ती, कपाल भाती। सब बेसिक तो आप जानते हैं, त्राटक, है ना। तो ये सब कैसे काम करती हैं, क्लेंजिंग कैसे कर रहे हैं हम षट कर्म से, बेसिकली हम वेलनेस के हिसाब से सीखते हैं। तो हम जैसे सुबह हमारे 4 से 5 का षट कर्म होता है। षट कर्म में सबसे पहले जैसे नेजल क्लेंजिंग के लिए क्या है, जल नीति एवं सूत्र नीति, जो रबर नीति कहते हैं। तो ये नाक को और गले के ऊपर ऊपरी हिस्से को, नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स, इसको क्लेंस करती है। ऐसी तरह से हमारी आंखों के लिए एक क्रिया होती है वहां पे, क्लेंजिंग क्रिया, उसको क्या बोलते हैं, आई वॉश। हाँ, त्राटक षटकर्म में आता है, पर आई वॉश, आई वॉश में हम, आई वॉश कब्स आते हैं अपने पतंजलि के, उसमें आपने त्रिफला का पानी, आंवला हरडे बहेड़ा, वो आपने ग्लास में रात भर भिगोया, सुबह उसको छान करके उसका पानी ले लिया। दिस इज बेस्ट वाटर फॉर आई क्लेंजिंग। किसी किसी की बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति हो या बहुत ज़्यादा लाल आंखें हो रही हो, तो उनके लिए इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, जो कि शीत होता है, ठंडा करता है, सूदिंग करता है, वो डाल सकते हैं। तो इस आई वॉश कप से आंखों में इस तरह से ले करके पानी से आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक करके हल्का सा, और फिर उसके बाद उसको ठंडे पानी से छींटे मार के हाथ से इस तरह से करके थोड़ा सा गीले तौले से पोंछ के, तो इस तरह से आई वॉश की टेक्निक होती है। और ये हम सुबह कराते हैं लगभग सारे पेशेंट्स को, और आप लोग भी ये रेगुलर कर सकते हैं। आई वॉश है ना, पतंजलि का आता है अपना आई वॉश कप, सेट आता है 2 कप का, और वो चेंज कर लो 6 महीने साल भर में। तो आई वॉश, कुंजल क्रिया आप सब जानते भी हैं, कुंजल वमन धौती भी बोलते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है हमारे पेट को, स्टमक को क्लेंस करने के लिए, स्टमक एंड अपर जीआई, ईसोफेगस जो है हमारा। ज्यादातर आप लोगों में से भी आप सब महिलाएं हैं, तो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम कई महिलाओं को होती होगी, आपने आसपास भी देखा होगा। और कईयों को तो इतनी लंबी होती है कि उनको आराम ही नहीं रहता, उससे बेचैनी बनी रहती है, पित्त बढ़ने के कारण, एसिडिटी गैस्ट्रिक बढ़ने के कारण। तो आपको इसमें क्या हेल्प करता है सबसे ज्यादा, अपना कुंजल क्रिया। तो जो हेल्दी लोग हैं उनको तो बिल्कुल हफ्ते में एक बार तो आइडियली कर लेना चाहिए, और जिसको दिक्कत है, पित्त प्रकृति है या एसिडिटी गैस्ट्राइटिस होता रहता है, वो लोग फिर इसको रिपीट भी कर सकते हैं 3 दिन 4 दिन में, या जब हो, जब आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन हो, जो पित्तज माइग्रेन है, माइग्रेन ड्यू टू एसिडिटी गैस्ट्राइटिस, जब आपको बहुत ज्यादा अनईजीनेस हो, नॉजिया हो, वॉमिटिंग हो, उस समय उल्टी का मन, घबराहट हो, तब भी कुंजल किया जा सकता है। जैसे शाम को या आप कहीं बाहर से ट्रैवल करके आए और आपको बहुत ही बेचैनी घबराहट हो रही है, तो कुंजल क्रिया बेसिकली आप जब स्टमक को क्लेंस कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक्स्ट्रा म्यूकस है, जो गंदगी है, पित्त है, वो जब क्लियर हो जाएगा तो आपके अंदर हल्कापन आएगा। जब स्टमक वॉश हो जाता है तब आपका पित्तज कारण जो हेडेक है, सर में भारीपन है, चक्कर है, थोड़ा बेचैनी है, घबराहट है, वो भी आपकी रिलीफ हो जाती है। तो आपको पर ये फाइंड आउट होना चाहिए, आपको कॉज पता होना चाहिए कि पित्त के कारण, हाइपर एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के कारण हो रहा है। अगर लो बीपी के कारण भी नौजिया हो सकता है, तो वो सब नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। तो कैसे काम करता है कुंजल क्रिया, बहुत सिंपल टेक्निक है, आप लोग सब करते आए हैं। फिर भी आपने एक जग पानी लिया, हल्का गुनगुना पानी, जग में, स्टील के जग में रख लिया है, कांच के जग में रख लिया, उसमें आपने आधा चम्मच लगभग सेंधा नमक डाल दिया। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, हर जगह उपलब्ध है। और आप इसको मलासन में, अपने नॉर्मल आसन में बैठ गए, या खड़े होके भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। 1 गिलास पानी पिया, 2 पिया, 2 3 तो सब पी सकते हैं, 3 पिया। अब आपको थोड़े से उल्टी का रिफ्लेक्स आने लग गए पेट से, इसके बाद श्वास को गहरी भर के रिफ्लेक्स को सबसाइड करते हुए 1 से 2 ग्लास और ले लें,
किसी को 4 ग्लास में आएंगे, किसी को 5 में आएंगे। जब हल्का उल्टी का मन करे तो उसके बाद एक और आप 1 से 2 ग्लास और ले लें। तो मैक्सिमम जब आपने ले लिया तब आपको एकदम जो है स्टमक जो है आपका इस तरह से वॉमिटिंग रिफ्लक्स क्रिएट कर रहा है। और जितना स्टमक की अंदर लाइनिंग में गंदगी है, गंदगी कैसे होती है, एसिड होता है, म्यूकस होता है, कंटिन्यूस हम खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, कई सारी चीज़ें आप कंटिन्यूस लेते रह रहे हैं ना, तो स्टमक में एसिड सिक्रीशन होता है, तभी उसको तोड़ते हैं हार्ड चीज़ों को। दाल चावल खा रहे हैं, दाल भात, तो वो लेयर जो जम जाती है वो क्लेंज होती है। नमक का पानी है और उसकी गंदगी को साफ करता है, एसिड को साफ करता है, म्यूकस को करता है। अब आपको मैक्सिमम क्या करना है, अब ये पानी जब पी लिया, आगे झुक करके और अपने बेस ऑफ द टंग उसको आपको थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है, मुंह में उंगली डाल के, 2 उंगलियां डाल के, और उसको टच करना है। और फिर आपको रिफ्लेक्स एकदम आ जाएंगे वॉमिटिंग के, पेट पूरा ऐसा सिकुड़ेगा और पेट से लेके इसोफेगस से लेके गले से लेके जितनी गंदगी है ये पूरी वॉश आउट होएगी। तो ये एक बहुत बेसिक अपना षटकर्म की क्रिया है। और इसके द्वारा जितना आपका गंदगी है, लास्ट में क्या होता है, आपको 2-3 बार उल्टी आई, आप थोड़ा सा पेट को प्रेस भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद आपके लास्ट में म्यूकस आता है, चिकनाई, वाइट वाइट म्यूकस। तो 4-5 बार उल्टी आके इसमें क्या हो रहा है, पूरा स्टमक खाली हो रहा है। और अब जिसके बाद जो आप लेंगे, जैसे सूदिंग चीज ली, कैसे क्या लिया, एलोवेरा वीट ग्रास का जूस। एलोवेरा का पतंजलि का भी आता है, नहीं तो घर पे आपके एलोवेरा उगा हुआ है, उसको आप पत्ता हटा के जेल को चम्मच से निकाल के इसको ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया, इसको छान लिया। अब ये ट्रांसपेरेंट जो जूस है, दिस इज वेरी अल्कलाइन इन नेचर। ये अपने बॉडी से हीट को भी कम कर रहा है और आपको गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, उसको भी कम कर रहा है। एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास होता है ज्वारा, आप सबको मुझे लगता है आता ही होगा, तो गेहूं का ज्वारा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी अल्कलाइन इन नेचर। तो मैं आपको अल्कलाइन चीजें ऐसे बता रहा हूँ कि इसके बाद जिसको आपको भी गैस्ट्राइटिस हो तो ये लेने से इमीडिएट सूदिंग होती है। और क्या होता है, सबसे अल्कलाइन सब्जी कौन सी होती है, सबसे अल्कलाइन होती है पेठा। सफेद पेठा जो होता है, ऐश गर्ड बोलते हैं उसको, सफेद पेठा, जिससे अपने पेठा का वो मिठाई बनती है। ठीक है, वो सफेद इतना बड़ा कद्दू होता है, अंदर से काटो तो व्हाइट कलर का होता है, वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये जो सफेद पेठा है, इसका गूदा है, आप इसको ग्राइंडर में डाल के इसका जूस बनाएंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, इसको छानेंगे। तो दिस एशगर्ड जूस इज मोस्ट अल्कलाइन नेचर। बॉडी में कितनी भी हीट हो, आपके कितना भी गैस्ट्राइटिस हो, कितनी भी एसिडिटी हो, ब्लड प्रेशर को कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। जिसका बीपी थोड़ा स्ट्रेस से बढ़ रहा हो, नींद नहीं हुई हो तो बढ़ रहा है। और उसके अलावा ये वेट लॉस, फैट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज कैलोरी बहुत कम होती है, ना के बराबर 8-10-20 कैलोरी एक ग्लास में, बहुत कम। पर इसमें सूदिंग, एक तो वाटर होता है 90-95%, उसके बाद मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है। तो दिस इज वेरी सूदिंग, वेरी अल्कलाइन इन नेचर, एशगर्ड और पेठे का जूस। तो इस तरह से जूस हम अपने वेलनेस में भी देते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य साधक हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में कुंजल के बाद या षटकर्म के बाद, योग के बाद जो सेशन होता है, तो उसमें एलोवेरा वीट ग्रास, जैसे गर्मी के मौसम में, या फिर एलोवेरा वीट ग्रास एशगर्ड जूस, ये हम दे सकते हैं और आप लोग ले भी सकते हैं जो एसिडिटी के पेशेंट्स हो, है ना। इसी प्रकार से और षटकर्म क्या कौन कौन से होते हैं, तो जल नीति, नाक की सफाई बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, पूरी बॉडी जो है वो अपना कंट्रोल सिस्टम कहाँ है, ब्रेन से कंट्रोल हो रही है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, दो सिस्टम से हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही है। तो आपकी बीपी बढ़ रहा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है उस वक्त, तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, 140/90, 150/100। नॉर्मल बीपी होता है 110/70 या फिर 120/80, इसके बीच। किसी फीमेल्स में कई बार कम बीपी भी होता है, आप लोग पहाड़ों पे रहते हैं कई लोग, तो माउंटेन्स में यूजुअली लो बीपी पाया जाता है, कई बार 90/70 या 100/70, ये थोड़ा सा लोअर रेंज में होता है, फिर भी वो नॉर्मल है अगर आप उसमें फिट हैं तो। और हाई बीपी क्या होता है, सिर दर्द, चक्कर, घबराहट,
या फिर हैवीनेस इन द हेड, सर में भारीपन लग रहा है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है। तो उसको भी इमीडिएट कम करता है कुंजल नहीं, ये जो जूस है मैंने बताया वो। और इसके अलावा नारियल पानी, जो कोकोनट वाटर है, नारियल को खोपरे का जो पानी होता है अंदर, वो भी पोटेशियम रिच होता है, मिनरल रिच होता है, एंड अल्कलाइन इन नेचर, सूदिंग इन नेचर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ कि आप उसको लिंक करके उसको प्रैक्टिकली भी कर पाए। तो हो गया जल नीति। जल नीति अपनी नाक की सफाई कर रहा है, अपने ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसको समझ लें शॉर्ट में। तो राइट जो नॉस्ट्रिल है, इट इज सूर्य नाड़ी, इट रिप्रेजेंट द सन, सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट है, इट रिप्रेजेंट द चंद्रमा, मून। तो दिस इज द हीटिंग साइड, दिस इज द कूलिंग साइड। और हमारे सारे अनुलोम विलोम के जो वेरिएशंस हैं प्राणायाम, जिससे हम पूरी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं, वो यहीं से कनेक्टेड है। अब आप मान लीजिए किसी का लो बीपी हो रहा है, मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं बीइंग योगाचार्य? आप उनसे कह के देखें कि आप थोड़ी देर सूर्य नाड़ी प्राणायाम कर लें। हीटिंग प्राणायाम कौन से होते हैं? हीटिंग कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी, ये है हीटिंग प्राणायाम, बॉडी की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, गर्माहट को बढ़ा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं। तो कपालभाति भस्त्रिका तो आप सब करते ही हैं, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, तो इससे भी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है। वैसे ही सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी क्या है? लेफ्ट को बंद करके राइट से लेकर के होल्ड करके राइट से ही छोड़ना है। तो वन साइडेड ब्रीदिंग। अब लो बीपी पेशेंट्स को ये दिया जा सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, किसी कारण से कफ बढ़ गया या ठंड का मौसम है, गीले हो गए आप, बारिश में ठंड लग रही है, तो आप 10 मिनट आप खुद भी ट्राई करिए सूर्य नाड़ी, 10 से 15 मिनट करेंगे, बॉडी में हीट जनरेट होगी। और इसी का एक छोटा वेरिएशन है, वो क्या है? सूर्य भेदी, जो आप सबको पता है, सूर्य भेदी, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना, वन साइडेड, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। तो ये आपने दो देख लिए सूर्य नाड़ी के, सूर्य नाड़ी प्राणायाम, उसको सूर्य अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, और सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट से निकल के लेफ्ट से छोड़ना है, यूनिलैटरल ब्रीदिंग। ठीक है, इसी के दो और वेरिएशन क्या से हैं। अब किसी का बीपी बढ़ रहा है, मैं अभी बीपी के बारे में बात कर रहा था, या किसी का पित्त बढ़ रहा है, या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा हो रही है, बॉडी हीट कर रही है, गर्म मौसम है, तो कूलिंग प्राणायाम कौन कौन से होते हैं? मैं बता रहा हूँ भाई, इससे चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करता हूं मैं। चंद्र नाड़ी प्राणायाम होता है, राइट को बंद किया आपने, है ना, चंद्र नाड़ी से बात कर रहे हैं हम। इनहेल करके, होल्ड करके, एक्सहेल। ये हो गया चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र अनुलोम विलोम। और इसी का वेरिएशन है, किसको बहुत ज्यादा नहीं, बैलेंसिंग वे में देना है, तो हो गया चंद्र भेदी। चंद्र भेदी कैसे? लेफ्ट से अंदर लिया और राइट से छोड़ा, वन साइडेड, लेफ्ट से फिर अंदर लिया, फिर राइट से छोड़ा। इसके बाद हो गया नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम, जो आपको आते हैं। नाड़ी शुद्धि नॉर्मल, नॉर्मल अपन लेफ्ट से ले रहे हैं, पहला होल्ड कर रहे हैं, और फिर राइट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और इस यही अनुलोम विलोम भी फॉर्म इसी का है। सो दिस इज, कितने हो गए इसमें अनुलोम विलोम के वेरिएशन? सूर्य नाड़ी सूर्य भेदी, चंद्र नाड़ी चंद्र भेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम। क्लियर है सबको? और कूलिंग प्राणायाम कौन कौन से हैं? शीतली, शीतकारी, सदनता। शीतली है एसिडिटी के लिए, वापस आप लोगों को भी हो, किसी को भी हो, बॉडी में हीट, एसिडिटी, हाई बीपी, लूज मोशन, कूलिंग प्राणायाम। शीतली, शीतकारी में थोड़ा सा डिफरेंस है, टंग को फोल्ड कर रहे हैं,
इसमें ट्यूब बना रहे हैं टंग की, इसमें फोल्ड करने हैं, शीतकारी, ऐसे दांत में फंसा के और जिससे टंग भी फोल्ड नहीं हो रही है उसके लिए क्या है, सदंता। इसको सुदंता भी बोलते हैं, सदंता इसका संस्कृत नेम है। सदंता कैसे करते हैं, दांतों को बांध लिया, टाइट कर लिया, तो दांतों के बीच जो जगह है, इसी जगह से ठंडी हवा, हवा तो नॉर्मल है, इसी को ठंडी करके खींच रहे हैं आप। आ गया सबको, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो ये ठंडी हवा जब बाहर की नॉर्मल हवा भी ठंडी होके जब जाती है गले से और इसोफेगस से पेट में, तब ये स्टमक में भी एसिडिटी पे इफेक्ट करती है, उसको कूल डाउन करती है। और बॉडी के अंदर भी जो हीट प्रेसिपिटेट हो रही है, आपके शरीर से गर्माहट या पसीना नहीं निकल रहा है, उसको भी बोल सकते हैं। कई बार हम एसी में बैठे हैं, है ना, फिर भी अंदर शरीर में गर्माहट है, क्योंकि बॉडी अपनी हीट को डेसिपेट नहीं कर पा रही, निकाल नहीं पा रही। तो पसीने के द्वारा जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम स्नान करते हैं, तब फिर बॉडी पर्सपिरेट होके बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकलते हैं और बॉडी की हीट भी बैलेंस होती है। तो इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा एसी में या हीटर में नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल क्लाइमेट जब है तब धूप में स्नान करें और नॉर्मल टेम्परेचर में बिल्कुल ज़रूर रहें। ठीक है, तो मैं षटकर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जलनेति हमारी नाक को क्लेंस करने के साथ साथ, आप देखिएगा आप सब में राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रल एक साइड ज़्यादा एक्टिव होता है ना। किसी को पित्त प्रकृति है या हीट प्रॉब्लम है तो उनका राइट साइड ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेफ्ट थोड़ा सा कम काम करता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। और किसी को कोल्ड कफ ज़्यादा होता है, किसी महिलाओं को, आप में से या आपके नोन में से घर में, तो आप देखिएगा उनका लेफ्ट नॉस्ट्रल थोड़ा हाइपर एक्टिव रहता है, हाईली एक्टिव, राइट नॉस्ट्रल थोड़ा स्लो रहता है। बच्चों में भी ऐसा रहता है, छोटे जो बच्चे रहते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं उनमें कफज प्रकृति रहती है। तो उम्र के हिसाब से क्या क्या प्रकृति प्रबल रहती है, छोटे बच्चे होते हैं उनमें कफज, म्यूकस ज़्यादा फॉर्मेशन, खांसी जुकाम, गला खराब, है ना, बुखार, कफ, ठंड ज़्यादा लगना बच्चों में यूजुअली। फिर बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं तो कौन सी प्रकृति ज़्यादा रहती है, जो हमारा एडल्टहुड रहता है, टीन एज से एडल्टहुड, उसमें पित्त प्रबल रहता है अपना, है ना। सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सुबह दोपहर शाम रात के अकॉर्डिंग चेंज होती है, बट मेन डोमिनेंट हमारा कौन सा प्रवृत्ति है ना। उसके बाद ओल्ड एज में क्या होता है, वापस वातज और कफज, महिलाओं में ज्यादातर वात रोग, दर्द, घुटने, कमर, गर्दन, शरीर में दर्द, भारीपन, तो वात। या फिर जैसे मेल्स होते हैं ओल्ड एज 60+, उनमें कफ, खांसी और ये सारी बीमारियां, पेट की समस्या, तो वात कफ डोमिनेंट होता है बढ़ती उम्र में। तो आप लोगों में भी कौन सा 30s से 50s 60s तक थोड़ा सा वातज पित्तज, मेन तो वात डोमिनेट हो रहा है और थोड़ा पित्त डोमिनेट हो रहा है, तो ये दोनों जो है ये बढ़ते हैं। अगर इम्बैलेंस है तो रोग लाते हैं अलग अलग, जोड़ों में दर्द से लेके सर दर्द, शरीर में भारीपन, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, नींद में डिस्टरबेंस,